हेलो एवरीवन। आज हम लोग भूगोल ऑप्शनल के अंतर्गत ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में बात करेंगे। थॉट जो होता है किसी भी सब्जेक्ट में जो उसका दार्शनिक पक्ष होता है उसको हम लोग थॉट कहते हैं। मीन्स कोई भी विषय के बारे में जो चिंतन है, आइडिया है, वो उसका थॉट होता है। वो किसी भी विषय का आधार होता है जिसके आधार पर कोई भी सब्जेक्ट जो है डेवलप होता है। तो हर विषय का होता है, उस तरह से ज्योग्राफी में भी है। तो जब हम ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में, भौगोलिक चिंतन के बारे में बात करते हैं तो उसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेन में, उसमें हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए इसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले तो ये चिंतन है। मीन्स क्या है कि सब्जेक्ट का इतिहास है। तो जब भी आप इतिहास की बात करते हैं तो उसमें सर्टेन थिंकर होते हैं, थिंकर की कुछ किताबें होती हैं, उनसे संबंधित जो विचारधारा होती हैं, तो इनको तो मेंशन करना पड़ेगा इसमें। और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ ये भी बताना पड़ेगा। तो इसका अप्रोच यही है कि आप बुक्स का नाम थोड़ा सा जान लें, जो मेन इम्पॉर्टेंट जो थिंकर हैं उनके बारे में जान लें, उन्होंने किससे संबंधित क्या सिद्धांत दिए थे ये जान लीजिए। और आप देखेंगे कि जो बीपीएससी में है, जो सिलेबस में आप दिया गया सिलेबस में, यूरोपीय और ब्रिटिश जो हैं ज्योग्राफर के बारे में पूछा जाएगा आपसे। फिर द्वैतवाद क्या है ज्योग्राफी चिंतन में, भौगोलिक चिंतन में, इससे पूछा जाएगा। फिर मात्रात्मक क्रांति दी गई है और फिर व्यवहारात्मक क्रांति दी गई है और निश्चयवाद और संभववाद दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है और ये बिना रुके, मीन्स हर जगह से क्वेश्चन इससे होते ही होते हैं। तो अगर आपने इस सेक्शन को पकड़ लिया तो आपका जो है एक क्वेश्चन तो श्योर है। और अगर आपने अच्छे से लिखे तो इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको मैंने बताया भी था कि ज्योग्राफी में देखेंगे कि थॉट में जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि हर चीज़ से पूछा गया है क्वेश्चन उसमें। तो हम लोग आज जो बात करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट में, हम बात करेंगे ड्वेलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी भूगोल में द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? द्वैतवाद होता है कि कोई एक सब्जेक्ट है लेकिन उसका जो अध्ययन विधि है और उसका जो विषय वस्तु है उससे लेकर जो डिफरेंसेस पैदा होते हैं, मतलब जो दो तरह के विचार पैदा होते हैं, उसको हम द्वैतवाद कहते हैं। तो आप देखेंगे कि भूगोल में जो है द्वैतवाद का शुरुआत ही, क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पृथ्वी के संबंधी जो जितने अवयव हैं उसका अध्ययन करता है। तब ये भूगोल में अगर देखा जाए तो इस विचार का शुरू से ही, आरंभ से ही रहा है योगदान कि इसमें दो तरह के विचार रहेंगे ही रहेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था एरिस्टोथेनीज ने किया था, और इन्होंने जो कहा था कि भूगोल जो है ये पृथ्वी के विभिन्न अवयवों का अध्ययन है। और चूंकि अवयव में विभिन्नता है, विविधता है, तो क्या होगा? द्वैतवाद लाजमी है कि ये जरूर होगा इसमें। तो हम ये देखते हैं कि द्वैतवाद का कारण तो यही है क्योंकि पृथ्वी के तत्वों में जो है, जो अवयव है उसमें विविधता है। लेकिन आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति और जो ये है पुनर्जागरण है, उस समय जो है इसमें स्पष्ट रूप से द्वैत दिखाई देता है भूगोल के अंतर्गत। मतलब जो आप यहाँ से शुरू करें तो आप देखेंगे कि जो भूगोल का द्वैतवाद है वो उभर कर सामने आया। तो उसमें 5 तरह के द्वैतवाद हैं। सबसे पहले है आपका तंत्र उपागम बनाम प्रादेशिक। तंत्र को हम लोग क्रमबद्ध भी कहते हैं या फिर सिस्टमैटिक ज्योग्राफी भी कहते हैं, और रीजनल ज्योग्राफी। दूसरा है आपका भौतिक बनाम मानव भूगोल, मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में जो एक आया था विचार। उसके बाद है नियतिवाद बनाम संभववाद। नियतिवाद मतलब डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म हो गया संभववाद। फिर है सैद्धांतिक बनाम व्यवहारात्मक जो भूगोल है। सैद्धांतिक मीन्स हो गया आपका थ्योरेटिकल, जिसमें कि आप मुख्य रूप से मात्रात्मक क्रांति को देखेंगे, और व्यावहारिक हो गया, ये अप्लाइड हो गया जो बिहेवियरल ज्योग्राफी में आया था। और सबसे लास्ट में है आपका विशिष्ट बनाम सामान्य, मतलब स्पेशल ज्योग्राफी वर्सेस जो है आपका जनरल ज्योग्राफी, जो कि आगमनिक है, यानी इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव, जो निगमनिक भी कहते हैं डिडक्टिव को। सबसे पहला जो है हमारा ये तंत्र उपागम वर्सेस प्रादेशिक उपागम। तो आप लोग अगर थॉट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मॉडर्न जो ज्योग्राफी के फाउंडर हैं ये हम्बोल्ट और रिटर हैं। दोनों जर्मनी के
भूगोलवेत्ता थे। एक्चुअली ये भूगोल के विद्यार्थी थे नहीं, लेकिन उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। लेकिन दोनों के जो अध्ययन की विधि तंत्र है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस थे। जैसे आप ये देखेंगे कि हम्बोल्ट जो थे वो मानते थे कि आपका जो है सिस्टमैटिक अध्ययन हो, क्योंकि उन पे प्रभाव जो था कांट का था, और उन्होंने अनुभव के आधार पर ये फील किया था कि जो हम किसी चीज़ का सिस्टमैटिक अध्ययन करेंगे तो वो ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने जर्मनी के जलवायु को लिया और पूरे उसके जलवायु के हर चीज़ का अध्ययन किया, और उसके आधार पर उन्होंने पूरा देखेंगे आप जलवायु आंकड़ों का संबंधित पूरा अध्ययन किया हुआ है विस्तृत तरीके से। तो जैसे हमने अवयव के एक तत्व को ले लिया जलवायु का, उसका पूरा विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन कर लिया एक क्षेत्र के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। लेकिन आप रिटर को देखेंगे तो रिटर ने एक बुक लिखी थी अर्धकुंडे। अर्धकुंडे में उन्होंने जो ज्योग्राफी को जो अध्ययन माना था भूगोल का, उन्होंने माना था रीजनल। मीन्स उन्होंने कहा कि जो कोई भी जो अध्ययन है, मतलब जो ज्योग्राफी जो है बिल्कुल प्रादेशिक इकाई के संदर्भ में ही इसका अध्ययन होना चाहिए, और यही विश्लेषण जो है ये ज्योग्राफी का मुख्य आधार है। जैसे इसको समझिए कि जर्मनी को उन्होंने एक प्रदेश माना था, उसके अंतर्गत उन्होंने जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या, खनन, जितने भी भौगोलिक तत्व हैं सबका अध्ययन किया था। और इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो तत्व हैं, मतलब जो अवयव हैं, एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं एक प्रदेश से कि हम उनको अलग करके नहीं देख सकते हैं। और ये जो विवाद, चूँकि दोनों बहुत ज़्यादा उस समय के जाने माने व्यक्ति थे, तो उनका ये विवाद जो है कॉलेज स्कूल तक पहुंच गया और बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। तो उस समय जो है रिchthofen थे, एक वो भी जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा कि दोनों में एक्चुअली कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, बल्कि इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। दोनों को अगर देखा जाए तो एक तो नहीं है, लेकिन एक समान ही है, इसलिए दोनों को एकीकृत करने की कोशिश की गई। तो देखेंगे एक दूसरे को पूरक बताया गया। तो पहला ये था हमारा। अब दूसरा देखते हैं कि भौतिक बनाम मानव भूगोल। ये जो है विषय वस्तु से संबंधित जो है आपका द्वैतवाद है। इसमें क्या था कि जो भौतिक भूगोल आप जान रहे हैं कि जो पृथ्वी का जो भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल जो मानव को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जर्मनी में ही इसकी शुरुआत हुई थी। हम्बोल्ट रिटर ने इस चीज़ पर बात नहीं किया था, उन्होंने सबको भौगोलिक, मतलब शुरू से देखेंगे तो आप फिजिकल ज्योग्राफी ही बहुत महत्वपूर्ण माना था। लेकिन रटजल थे जर्मनी के, उन्होंने क्या एक एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक किताब लिखी थी। उनका ये मानना था कि जितने पृथ्वी पर अवयव हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, मानव है। क्योंकि मानव जो है अत्यधिक क्रियाशील है और बहुत तरीके से वो प्रकृति को प्रभावित करता है, और चूँकि समाज और राज्य का निर्माण मानव करता है, इसलिए मानव को केंद्र में रख के अध्ययन करना चाहिए। और उन्होंने विकासवादी सिद्धांत जो डार्विन थे उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे, उसके आधार पर उन्होंने राज्य का सिद्धांत दिया, जैविक सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि जो है मानव भूगोल ही महत्वपूर्ण है। तो जर्मनी में ही जो रिchthofen थे और हेटनर थे, इन्होंने भौतिक भूगोल को प्राथमिकता दी। अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो ये बहस जो है पहले जो लोग मतलब डेविस थे और आपके ये सेलिसबरी थे, इन लोगों ने क्या किया कि भौतिक भूगोल को मान्यता दिया। लेकिन एलन सेम्पल और हंटिंगटन ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मानव भूगोल को अत्यधिक महत्व दिया। तो मानव भूगोल को उन्होंने जो लिखा था, इनके हंटिंगटन की बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें उन्होंने कि अध्ययन का आधार मानव को ही बताया। उसी तरह से आप सैम्पल, चूँकि रटजल की ही छात्रा थी, उनकी बुक का नाम है एफ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, इसमें भी मानव को अत्यधिक महत्व दिया गया। तब देखेंगे कि आप फ्रांस में आएंगे। फ्रांस में शुरू से ही सामाजिक विज्ञान का ज़्यादा अध्ययन हुआ और वहाँ पे मानव को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया। इसका कारण ये था कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो वहाँ पे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ था। तो उनका मानना था फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता का कि जो है ये शहर जो है कभी भी असलाकृति के आधार पर नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम इतने क्षेत्र में मतलब बसा दें। ये जो है ये मानव द्वारा किया गया कार्य है, मानव के कारण ही ये संभव है। फिर यूनाइटेड किंगडम में भी देखेंगे हम तो दो वर्गों में थे, विभाजित थे लोग यहाँ पे। जैसे मैकेंडर यहाँ पे जो थे सबसे इम्पॉर्टेंट थे, जिन्होंने एक चीज़ कहा था कि मानव भूगोल ही सामान्य भूगोल है। तो मैकेंडर ने जब ये बात कही तो दोनों बिल्कुल डिवाइड हो गया और कहीं कहीं ऐसा होने लगा कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल बिल्कुल अलग अलग पढ़ाई होने लगी। इससे क्या हो कि भूगोल के शाख पर ही सवाल उठने लगे। तब इसी समय आए थे ग्रिफिथ टेलर आए थे,
उसके डडले स्टाम्प और OHK स्पेट, जिन्होंने कहा कि विषय वस्तु की एकता पर बल दिया, क्योंकि दोनों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो ये डिमांड है एकीकृत अध्ययन की। जैसे आप पर्यावरण का जब पढ़ते हैं, असंतुलन पढ़ते हैं, उसके बाद संसाधनों का संरक्षण पढ़ते हैं, या फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, वेरिएबल, बहुत सारे जो चर हैं उसको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर हमने मानव को हटा दिया या भौतिक भूगोल को हटा दिया तो भूगोल जो है एकांगी हो जाएगा, और ये बिल्कुल कहीं से भी ये संभव नहीं है। तो इसीलिए आप वर्तमान में जो है एकीकृत भूगोल पर जोर दिया जाता है। अब आते हैं नियतिवाद बनाम संभववाद। तो नियतिवाद भी जो है आपका कहीं ना कहीं ये जो है भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है, और संभववाद जो है मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है। ये भी विषय वस्तु के आधार पर जो है अंतर है दोनों में। तो इसका देखेंगे कि जो नियतिवादी भूगोलवेत्ता थे, जो भी जितने भी आपके भौतिक भूगोलवेत्ता थे, सब नियतिवादी भूगोलवेत्ता थे। लेकिन मानव भूगोलवेत्ता जितने भी थे उसमें डिवीजन था, कुछ जो थे ये नियतिवादी थे और कुछ जो है संभववादी थे। तब देखेंगे कि आप अगर देश के आधार पर देखेंगे तो जर्मनी में ज़्यादातर आपको नियतिवादी मिलेंगे, और आप फ्रांस देखेंगे और फ्रांस देखेंगे और ब्रिटेन देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर आपके कौन से मिलेंगे, यहाँ पे संभववादी मिलेंगे। तो आप देखिए कि नियतिवादी भूगोल मतलब का विकास कहाँ से हुआ है, जर्मनी में ही हुआ है। अब जो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुखर भूगोलवेत्ता थी एलन सैम्पल थी, उन्होंने तो ये कहा था कि मनुष्य जो है वातावरण की उपज है, हड्डी हो, उसका जो शरीर हो, सब मस्तिष्क हो, उत्तक हो, सारा चीज़ क्या है वातावरण से ही प्रभावित होता है। इन मतलब कि वो बिल्कुल वातावरण से अलग करके उस चीज़ को हम नहीं देख सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए उन्होंने, क्लाइमेट का एग्जाम्पल दिया, पिग्मी का एग्जाम्पल दिया। तो ये सब चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं आपका पूरी तरह से हम पे पर्यावरण हावी है और हम जो हैं उसी से प्रभावित होते हैं। फिर हंटिंगटन ने लिखा था द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने भी ये कहा था कि सभ्यता के उत्थान में जलवायु जो है एक महत्वपूर्ण कारक है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब जो जितने भी हैं, जलन है, रेडचल है, ये सब कहीं ना कहीं जो है नियतिवादी भूगोलवेत्ता हैं। लेकिन आप संभववाद देखेंगे तो कहाँ पे है ये संभववादी, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता लोग सारे संभववादी हैं। संभववादी, सबसे पहले संभववाद शब्द का जो प्रयोग किया था फेवरे ने किया था, लेकिन जो इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है भूगोल में, ये आपको ये वाइडल डीला ब्लास को जाता है। इन्होंने एक मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है जो काफ़ी अपनी क्षमता का उपयोग करके वो कोई भी कार्य कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को संभव बना सकता है, वो कोई भी कार्य करने की संभावनाएं रखता है। इसलिए जो है मनुष्य जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और हर जगह संभावना है। तो आप देखेंगे कि फ्रांस में इसके विकास होने के कारण वही थे कि बड़े बड़े शहरों का औद्योगिकीकरण का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तब ये क्या हुआ कि इसके आधार पे भी जो है दो तरह से मतलब ये होने लगा, डिवीज़न होने लगा। आप देखेंगे अमेरिका में भी जिमरमैन थे, इन्होंने भी जो है संभववादी का बहुत ज़्यादा ये किया। मैकेंडर ने भी किया बहुत ज़्यादा। मानव भूगोल ही सामान्य भूगोल है, तो इन्होंने क्या किया, संभववादी को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। अमेरिका में भी इस तरह से कुछ लोग उसके फेवर में थे। लेकिन ऐसे आए थे, ग्रिफिथ टेलर आए। ग्रिफिथ टेलर ने एक बुक लिखी, ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। उन्होंने किया कि भूगोल को एकीकृत करने पर बल दिया। उनका ये मानना था कि जो भूगोल है ये ना तो मतलब संभववादी ना तो नियतिवादी, दोनों को जो है मिला के ही हम चल सकते हैं। उन्होंने रुको और जाओ ये नियतिवाद दिया था, जिसको नव नियतिवाद भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि आप रुकिए और प्रकृति को देखिए, उसके अनुशासन को फॉलो कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। मीन्स आप विकास तो कीजिए लेकिन अंधा विकास आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं जो है उसका जवाब देती है। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें अभी भी आपको दिख रही हैं। तो प्रेजेंट में जो है हम दोनों चीज़ों को मिला के एक एकीकृत ज्योग्राफी को लेके चलते हैं। और जो सबसे अंत में एक और जो है चौथा आपका, यह है सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक भूगोल। सैद्धांतिक भूगोल का मतलब मात्रात्मक क्रांति भी इसको कह सकते हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया था। ये मुख्य रूप से क्या था कि जो गणितीय जो पहलू थे उस पर आधारित था भूगोल। क्योंकि आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है पूरे समाज में वैज्ञानिक सोच का प्रभाव बढ़ा था, तो उसमें जो है सामाजिक विज्ञान पे बहुत ज़्यादा
मतलब सवाल उठने लगे थे, तो गणितीय जो है मॉडल का प्रयोग किया गया इसमें जो है सॉर्ले और हैगेट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने लिखा था मॉडल्स इन ज्योग्राफी। इससे ज्योग्राफी की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन क्या हुआ इसके कारण क्या हुआ कि हम अगर गणित का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में करते हैं तो उसमें लचीलापन नहीं रह जाता है, वो एकदम जीरो, मतलब आप जैसे मैथ पढ़ाते हो तो उसका बिल्कुल प्रमाण होता है। लेकिन समाज हमारा कैसा होता है कि हम एक नियम नहीं बना पाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं लचीलापन चाहिए। तो उसी के अगेंस्ट में क्या आया था, व्यवहारात्मक क्रांति आई थी। तो व्यवहारात्मक क्रांति में ये कहा गया कि मनुष्य को भी इसमें, मतलब जो समाज को भी महत्व देना चाहिए, बिल्कुल हम गणितीय मॉडल पे ही आधारित चीज़ों को नहीं लेके चले। तो इन्होंने डडले स्टैम्प जो है उन्होंने लिखा था अप्लाइड ज्योग्राफी, जिसके द्वारा उन्होंने इस चीज़ का प्रतिपादन किया था, बताया था। फिर उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी थी लैंड ऑफ ब्रिटेन, यूज एंड मिसयूज। ये देखेंगे कि व्यावहारिक जो है ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये जो है बाद में बहुत सारे कल्याणकारी भूगोल आए, स्मिथ के द्वारा लिखा गया, हार्टसॉन ने लिखा था नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। तो दोनों को जो है सैद्धांतिक जो पक्ष था, मीन्स जो मात्रात्मक क्रांति के जो थे कुछ अच्छे पहलू, और जो व्यवहारात्मक चीज़ें थी, वो दोनों को मिला के एकीकृत करने की कोशिश की गई। फिर सबसे लास्ट में हम देखते हैं आगमनिक बनाम निगमनिक। ये जो है देखिए इंडक्टिव मेथड होता है जिसमें हम बॉटम टू टॉप देखते हैं, अप्रोच को अपनाते हैं, और डिडक्टिव होता है टॉप टू बॉटम। मीन्स आप ये देखेंगे कि जैसे हमने कोई एक छोटा सा अवयव लिया, उससे पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर लिया, और फिर पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया सारे अवयव को लेके, तो ही इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है। ये जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे विल्हेम और ब्रांड जो है, डब्ल्यू ब्रांड, इन्होंने जो है इसको दोनों भाग में डिवाइड किया था। लेकिन हटसोन और जो सोफर हैं, इन्होंने जो है दोनों को एक किया था, बोला कि दोनों को एक करके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों का अध्ययन दोनों तरह से हम अध्ययन करते हैं, दोनों को एक किसी चीज़ से अध्ययन करके हम रिजल्ट नहीं सही ला पाते हैं। तो उन्होंने एकीकृत किया था, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भूगोल में द्वैतवाद तो है, दो तरह के विचार तो हैं, विधि तंत्र और ये विषय वस्तु को लेकर, लेकिन दोनों में कहीं भी आप देखेंगे विरोधाभास नहीं है, दोनों को कहीं ना कहीं एकीकृत करने का कोशिश की गई। और इसके कारण जो है ज्योग्राफी जो है आज के समय में एक एकीकृत यानी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में ये विकसित हुआ है। तो इस प्रकार जो है द्वैतवाद आया, और इसने क्या किया, हमारे थॉट को और इनरिच किया, और हमने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और हमारा ज्योग्राफिकल थॉट जो है कहीं ना कहीं इसको बेस प्रदान किया, और इससे जो है ज्योग्राफी का जो है काफ़ी अच्छा विकास हुआ। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।